एवरीवन, मैं पंकज सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडी। केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुनकर मैक्सिमम बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चंस ना थोड़े लेंथी होते हैं और ये समझ पाना, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाना कि वो हमसे क्या पूछ रहा है थोड़ा टिपिकल हो जाता है अगर हमें कुछ बातें केस स्टडी से रिलेटेड ना पता हो। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि जब आपको एक केस स्टडी सॉल्व करना हो तो आप कौन से टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं जिससे आप उस केस स्टडी को बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह सॉल्व करें। तो आज हम वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, वो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिससे कि किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा। लेकिन इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू। अब आते हैं टॉपिक पे, केस स्टडी। अब केस स्टडी जब सॉल्व करना होता है अक्सर 10-15 लाइन की क्वेश्चंस होती हैं और उसको पढ़ने के बाद अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या, इसमें क्या पूछा है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्या है भाई। तो देखो, अब आपको घबराना नहीं, आपको जो केस स्टडी करना कैसे वो समझो। केस स्टडी करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके पास उस चैप्टर का नॉलेज हो। नॉलेज इन द सेंस कि आपको बिल्कुल रटना नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको रटना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करना है? आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आपको थोड़ा सा मेहनत क्या करना है कि आपको कोई भी चैप्टर हो उसको अपने दिमाग में ऐसा समरी रखना है। क्या रखना है? एज ए समरी। जैसे कहानी का एक सार होता है उसी तरह तुमको भी पूरी रामायण जैसे होती कि अगर आपसे कहा जाए रामायण की कहानी सुनाओ तो कोई ये नहीं कहता कि राम जी के पिताजी दशरथ थे, उनको पुत्र नहीं होते। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है। शॉर्टली सभी होता है कि 3 माह के एक राम जी पुत्र थे, 3 माहों के बीच में थे और दशरथ के सबसे लाडले थे। ऐसे करके समरी में आप जो है 10 मिनट में रामायण खत्म कर देते हो। वैसे ही 5 मिनट में आपको अपने चैप्टर की समरी देना है। मैं आज एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समरी कैसे याद रखना है पहले वो समझो। सपोज करो हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में है क्या? चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट की मीनिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी, मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम किसको अचीव करते हैं? गोल को अचीव करते हैं। और गोल को कैसे अचीव करते हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक, ये हो गया आपका मैनेजमेंट। फिर हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक या नेचर क्या है। तो आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि फीचर, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है, ठीक है। जैसे फीचर नेचर कैरेक्टरिस्टिक था कि इट इज गोल ओरिएंटेड, ये गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, परवेसिव होता है। तो आपके दिमाग में देखो ऐसे 5-6 पॉइंट्स हैं, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? नेचर फीचर बोले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में बस वो पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखो गोल ओरिएंटेड क्या होता है, आपको इसको रटना नहीं। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्लियर है, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, फर्स्ट वीडियो। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का हर प्रोसेस जो होता है वो गोल से अफेक्टेड होता है। मतलब हमारा गोल जैसा होगा तो वैसा ही हमारा मैनेजमेंट होता है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? बस पॉइंट होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव, ये सारे नेचर फीचर है, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं तो हमको पता है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स है हमारे मेनली। कौन कौन से? हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि मैनेजमेंट की क्या क्या है। इसमें मैनेजमेंट सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ की बात करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव था, ठीक, और उसके बाद हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव था। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। उसके बाद इंपॉर्टेंस था। अब इंपॉर्टेंस में क्या क्या था कि मैनेजमेंट आपको गोल अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट आप
के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट आपकी सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ऐसे दिमाग में बैठा हुआ है, आपको उसको रटना नहीं है, बस पॉइंट बैठा हुआ है। फिर नेचर था, नेचर में क्या मैंने बताया था, नेचर मतलब एज अ सब्जेक्ट आप उसको क्या ट्रीट करते हो, आप इसको क्या कहोगे, आप इसको साइंस कहोगे, आप इसको आर्ट कहोगे, या आप इसको प्रोफेशन कहोगे, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीनों के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करते, सिस्टमैटिक बॉडी, एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करने के बाद हमको क्या पता चला था कि ना तो ये साइंस पूरी तरीके से है, सोशल साइंस कह सकते हैं, और आर्ट कह सकते हैं। तो ये इसका नेचर कैसा है कि एज अ सब्जेक्ट मैनेजमेंट सोशल साइंस भी है और आर्ट भी है, और हो सकता है भविष्य में ये प्रोफेशन बने जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला था कि लेवल कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, मैंने आपको बताया था टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, जिसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद आपने इसमें क्या पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बताया था, इनको एक्सप्लेन भी किया था। तो आपके दिमाग में बस खाली समरी होना चाहिए, अच्छा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता था कि सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, सबके एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, एकीकरण करना, एक लाइन पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, कोऑर्डिनेशन था। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों एसेंस कहा जाता है, क्योंकि ये हर काम में बिजनेस के इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। फिर हमने कोऑर्डिनेशन के नेचर फीचर पढ़ा था, और लास्ट में हमने कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में तालमेल रहे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो देखो ये ओवरऑल चैप्टर जो है मैंने आपको एक समरी में सुना दिया, अब बस आपके दिमाग में ये समरी होना चाहिए। अब इस समरी का यूज कैसे करेंगे केस स्टडी में। ठीक है, अब देखो केस स्टडी में कैसे यूज करेंगे इसको मैं आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको डील करना है, कैसे आप अपनी समरी की नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे केस स्टडी। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 का समरी मैंने आपको बताया कि कैसे आपको दिमाग में अपने किसी भी चैप्टर की समरी को रखना है जिससे आप केस स्टडी को बेहतर ढंग से सॉल्व कर सको। अब मैं आपके पास एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन लेके आया हूं केस स्टडी का, जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे। लेंथी लेने के पीछे भी एक रीजन है, मैं चाहता हूं कि हम डिटेल्ड में केस स्टडी को पढ़ें और समझें ताकि छोटे क्वेश्चंस भी आए तो हम उनको इजीली कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज क्लियर कर लो कि अगर आपको केस स्टडी करना है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आराम से एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन क्या कहना चाह रहा है, हर एक लाइन की मीनिंग क्या है, हर एक लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तभी आप केस स्टडी कर सकते हो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है, जोस एंटरप्राइजेस डिसाइडेड टू हैव मीटिंग ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक कंपनी है, क्या नाम है उसका, जोश एंटरप्राइजेस। वो डिसाइड करती है कि उसके कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी, उन सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ वो मीटिंग करेगी। यहां तक की बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। द मेन मोटिव, यहां कह रहा है कि जो मेन मोटिव था, इज टू टेल द एम्प्लॉयज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन द सेल्स एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब इस टारगेट, इस मीटिंग का मेन मोटिव क्या था कि भैया अपने एम्प्लॉय को ये बताना, अपने सारे एम्प्लॉयज को, कि इस साल जो हमें अपना सेल्स का टारगेट है वो 20% बढ़ाने पे फोकस करना है। मतलब इस साल, पूरे साल हम जब वर्क करें और वर्क करने के बाद हमारा जो सेल्स हो वो जो मौजूदा सेल्स है उससे 20% ज्यादा हो। तो मतलब अपने सेल्स को बढ़ावा देना है। ठीक है, अपने सेल्स को 20% बढ़ाना है। यहां तक बात क्लियर हुई, मतलब यहां तक क्लियर हो गया कि जोश एंटरप्राइज है वो अपने डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करती है, जिसका मेन मोटिव होता है कि इस साल पूरा काम करके हमको 20% सेल्स बढ़ाना है। यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व। मीटिंग पूरा आइडिया से भरा हुआ, मतलब मीटिंग में बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ कि अगर हमको सेल्स बढ़ाना है तो क्या क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, मतलब एम्प्लॉय और प्रोसेस दोनों की बात हो रही है। ठीक है, मतलब मीटिंग में बाकायदा डिस्कशन हुआ कि अच्छा 20% बढ़ाना, तो 20% सेल्स कैसे बढ़ेगा, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, एम्प्लॉयज कैसे वर्क करेंगे, ये पूरा अच्छे से डिस्कशन हुआ। यहां तक क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। Various plans are made to harness the potential of employees and streamline the process
ठीक है, यहां तक क्या हुआ कि कई तरीके के प्लान बनाए गए, बहुत सारे प्लान बनाए गए जिससे कि हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, ताकि हम वर्कर्स की पोटेंशियल बढ़ा सके और जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं उस टारगेट की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ, यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। However, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt to the situation. और जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट था ना उसको भी रेगुलर चेक किया जाता है। तो क्या साफ साफ लिखा है, however with the passage of few days, कुछ दिन बीतने के बाद रेगुलरली जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट को भी चेक, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट में मैंने आपको बताया था कि मतलब जो बाहरी फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट का जो डिपार्टमेंट था ना वो रेगुलरली चेक करता था कि हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं, मतलब अगर जो बाहर परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के हिसाब से हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं या नहीं ला सकते, इसकी भी रेगुलर चेकिंग हो रही थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम हो सकता है अपने गोल को अचीव ना कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं। द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट एट द एंड विथ फ्लाइंग कलर्स, और इन सब का नतीजा ये होता है कि साल के अंत तक कंपनी सक्सेसफुली जो है अपना टारगेट अचीव कर लेती है। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल फिर से मैं समरी बता दूं कि जोश एंटरप्राइजेस है वो अपने सभी डिपार्टमेंट के मेंबर्स के साथ जो है एक मीटिंग करता है, जिसमें मेन जो मोटिव होता है वो सेल्स को 20% बढ़ावा देने के लिए होता है। अब ये मीटिंग काफी अच्छी होती है, इसमें एम्प्लॉयज प्रोसेस से रिलेटेड सारी बातें होती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी रेगुलरली चेक किया जाता है कि हमारी कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सके। और इन सभी का फायदा ये होता है कि लास्ट में कंपनी साल के अंत में अपना टारगेट अचीव कर लेती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What are the various characteristics of management you can find highlighted here? अब देखो सबसे अच्छी चीज जो केस स्टडी की होती है ना, इतना लंबा चौड़ा रामायण पढ़ने के बाद वो लास्ट में आपसे पूछ देगा डायरेक्टली कि वो आपसे चाहता क्या है। इतना कुछ पढ़ा हमने ना, इसमें आपसे वो पूछा क्या। देखो लास्ट में आप हर केस स्टडी में क्या पाओगे कि लास्ट में जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, हमने जोश एंटरप्राइज की पूरी कहानी पढ़ ली, लास्ट में हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि कौन कौन से मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया। साफ साफ लिखा है, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यू कैन फाइंड हाईलाइटेड हियर। मतलब ये जो रामायण हमने अभी तक पढ़ी इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को? मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। Also identify the lines in which these characteristics have been highlighted. और फिर कह रहा है कि उन लाइंस को बताओ जिसमें कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट में। अब देखो मैंने आपसे क्या क्या कहा कि अगर आपके दिमाग में समरी नहीं है चैप्टर की तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ समरी है आपके दिमाग में तो क्लियर है। साफ साफ कह रहा है हमसे कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट इज परवेसिव होता है, मैनेजमेंट डायनामिक होता है, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, तो मुद्दा क्या है कि हमें ये देखना है कि इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट किया है। तो देखो अगर मैं क्वेश्चन पे फोकस ना करूं, पहली चीज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें क्या था कि मैनेजमेंट हमेशा जो है गोल के हिसाब से होता है। तो क्या क्वेश्चन में कहीं गोल की बात किया है? अरे हाँ किया है यार। क्या किया है कि हमें 20% सेल को इंक्रीज करना है, गोल की बात किया है ना। तो मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो गया ये कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जो लाइन बता रही है कि द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉयज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इन द इंक्रीज इन द सेल्स एज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड दे वर्क थ्रू आउट द ईयर। ये पूरी लाइन क्लियरली बता रही है कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। 20% सेल बढ़ाना है तुमको, तो अब जो मैनेजमेंट तुमको करना है उसी हिसाब से करोगे ना। तो गोल रहेगा तभी मैनेजमेंट होगा। मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि गोल के हिसाब से ही मैनेजमेंट होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इस लाइन से हमको क्लियर होता है कि मैनेजमेंट क्या है, ये बता रहा है गोल ओरिएंटेड। क्लियर, पहला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, खत्म। दूसरा क्या था कि मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। यहाँ कोई कहीं पे भी कॉन्टिन्यूअस की बात किया नहीं किया। मैनेजमेंट परवेसिव होता है, मतलब हर जगह होता है। ऐसी कोई लाइन यहाँ मिली जो बताती हो? नहीं, ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो ये भी खत्म। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में मैंने क्या बताया कि मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट में 3 चीज आती है, मैनेजमेंट वर्क,
मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या है यहाँ पे, ऐसी कोई बात हुई है? अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी बात हुई है। देखो यहाँ पे लिखा है द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज एंड प्रोसेस इन्वॉल्व। एम्प्लॉइज और प्रोसेस मतलब ऑपरेशन की बात कर रहा है। वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉइज एंड द स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। और कई तरीके के प्लान बनाए गए ताकि हम एम्प्लॉइज और जो प्रोसेस उसको स्ट्रीमलाइन में ला सके। तो ये लाइन से हमें क्या पता चलता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो इस पूरी लाइन को पढ़ के क्या पता चला कि ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल। क्लियर? दो चीजें हाईलाइट हो गई। अब आगे बढ़े तो 4 कैरेक्टरिस्टिक तो लगभग डिस्कस हो गए। अब यहां तक क्लियर? However, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt the situation। जब सिचुएशन के हिसाब से हम एडप्ट करने की बात करते हैं तो ये कोई मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है? मुझे तो लगता है होता है। मैंने आपको मैनेजमेंट एज अ डायनेमिक पढ़ाया था, डायनेमिक प्रोसेस। क्या होता है? मैनेजमेंट इज डायनेमिक मतलब जैसा सिचुएशन उस हिसाब से मैनेजमेंट फेर बदल करके ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशन के हिसाब से एडॉप्ट करवाता है, बताया था। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मैं हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक किया जाता है ताकि हम अपनी कैपेबिलिटी को चेक कर सके कि वो सिचुएशन के हिसाब से एडॉप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट हुआ कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक। इन 3 लाइंस को पढ़ के हमारा 3 कैरेक्टरिस्टिक निकल गया। तो हम ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे और बगल में बकायदा ऐसे लिख देंगे कि ये लाइन मतलब द मेन मोटिव से लेके ईयर तक हमने पढ़ा तो गोल ओरिएंटेड, यहां से लेके द मीटिंग से लेके हमने यहां तक पढ़ा और स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस तो मल्टी डायमेंशनल, और फिर यहां से पैसेज विद द टाइम से लेके हमने सिचुएशन तक पढ़ा तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक। क्लियर? तो आपके दिमाग में जब समरी है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं तो आप इजीली इसमें से क्या कर सकते हो? एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, छाट सकते हो कि वो चीज इसमें डिस्कस है या नहीं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।